हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस की थी आप लोगों से कि कैसे पहचानते हैं कि दिया हुआ वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, हम उसका लिंक इसमें दे रहे हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं कि टेंस की पहचान कैसे करते हैं। आज की इस क्लास में हम सिर्फ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि वो पूरी ग्रामर अच्छी तरीके से घर बैठे तैयार कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन करना। तो पहले आप देखिए, कल आपने सीखा था कि अगर हा से पहले अक्षर ता ती ते आए तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब वो अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। तो जो सिस्टम है, तरीका है, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो दिया हुआ वाक्य अगर अफर्मेटिव टाइप का है, कैसा है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है कोई भी सीधी बात, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये क्या है? अफर्मेटिव है। जिस बात में नॉट ना निकले, प्रश्नवाचक शब्द ना निकले, वो हर बात अफर्मेटिव मीन्स साधारण होती है। तो अगर अफर्मेटिव है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और उसके बाद बची हुई चीज़ें। ये किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करने का जनरली नियम होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। लेकिन अगर दिया हुआ वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है तो वहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, सिर्फ सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट के बाद नंबर किसका आएगा? मेन वर्ब का आएगा। अगर मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य निगेटिव है, जैसे मान लो लिखा है कि मैं पत्र नहीं लिखता हूं, तो नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। तब वहां पे क्या होगा? आप सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट लिख देंगे, और फिर उसके बाद आप मेन वर्ब। बाकी सिस्टम, बाकी सूत्र पूरा वही है। अगर मान लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का मतलब हिंदी में होता है प्रश्नवाचक, यानी जिसमें प्रश्नवाचक शब्द हो, अंग्रेजी में बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड हो, जैसे व्हाट, वेयर, व्हिच, व्हाई, इस टाइप के शब्द हो। तब क्या होगा? तब सिर्फ इतना होता है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का इंटरचेंज हो जाता है, मीन्स आपस में अदला बदली हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब नंबर 1 पे आ जाता है, सब्जेक्ट नंबर 2 पे चला जाता है। तो उस केस में पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, और तब उसके बाद आप मेन वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद आप बची हुई चीज़ें लिखेंगे। ठीक है? यहाँ पे आपको दो बातें नोट में ध्यान रखनी है कि पहली चीज़ क्या आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में हम इसको HV लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। राइट? और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द, हिंदी में बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड,
यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, वाक्य के बीच में है, तो उस शब्द की अंग्रेजी लिखी जाएगी, तो उस शब्द की अंग्रेजी लिखी जाएगी, राइट। और तीसरी चीज आप ध्यान रखिएगा, चलिए इतना नोट कर लीजिए आप ठीक से, फिर इसमें नोट्स में हम एक तीसरा पॉइंट भी आपको लिख के बता रहे हैं, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए तीसरी चीज देखिएगा, जैसे मान लो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। नंबर 3 में आप क्या सीख रहे हैं कि मेन वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे। पहले नंबर 1 पे सब्जेक्ट आप वाक्य से ही देख के पहचान जाएंगे, जैसे वह किताब पढ़ता है तो वह क्या है, सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब आपको याद करनी होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है। सिंगुलर के साथ डज लगती है और प्लूरल के साथ डू लगती है। उसके बाद तीसरी चीज होती है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, ये आपको नंबर 3 में दिखा रहे हैं। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अफर्मेटिव में, तो अफर्मेटिव में मेन वर्ब, शॉर्ट में लिखते हैं एमवी, का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। जैसे वह जाता है तो ही गोस, फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगेगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो मेन वर्ब के साथ क्या लगेगा, यस या ईएस। जैसे वह जाता है तो ही, गो नहीं, गो के साथ गोस, गो में ईएस जुड़ गया, गो क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे वो लिखता है, ही राइट्स, वो दौड़ता है, ही रन्स, वो कूदता है, ही जंप्स, राइट। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अफर्मेटिव में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगेगा। परंतु के आगे क्या ध्यान रखिएगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, प्लूरल है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। ये आपने देखा। तो चौथी चीज आप देखिएगा, अगर निगेटिव या इंट्रागेटिव है तो उस केस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। अब हम आपको 1-2 ट्रांसलेशन करके दिखाते हैं, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है, ये कोई वाक्य लिखा है, सीता पत्र लिखती है। तो नियम क्या है, सबसे पहले टेंस पहचानिए। हाँ के पहले था यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। सीता पत्र लिखती है, कैसा, सीधी बात है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में अभी आपने नियम में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो हेल्पिंग वर्ब का नंबर कट। तो अब क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब कैसे पहचानते हैं,
हिंदी वाक्य में जो सबसे बाद में होता है उसे मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब क्या है? लिखना, तो राइट। अब आप देखिए सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो हमने नियम में बताया था अभी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के साथ यस या यस लग जाता है, तो हो जाएगा राइट। अब बचा क्या? पत्र, LETTER, लेटर। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। यही वाक्य मान लो ये लिखा होता कि सीता पत्र नहीं लिखती है, ठीक है? तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख दीजिए सीता। अब नेगेटिव इंट्रागेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो सीता एक वचन है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगता है? डज। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ DOES डज लगता है और प्लूरल के साथ डू लगता है। ये डज लगता है किसके साथ? सिंगुलर के साथ, यानी एक वचनकर्ता के साथ। और डू किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ, यानी बहुवचनकर्ता के साथ। तो सीता मतलब कोई एक, तो इसलिए सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर के साथ डज। फिर ये निगेटिव है, तो निगेटिव में नॉट लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। मेन वर्ब क्या है? लिखना, राइट लेटर, ठीक है? अगर यही बात इंट्रोगेटिव होता, लिखा होता क्या सीता पत्र लिखती है, क्या सीता पत्र लिखती है, तो अब देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य जो है, सारी प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के स्टार्टिंग में ही है, शुरुआत में ही है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी? अब ये प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक में इंट्रोगेटिव में हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो सीता के हिसाब से एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डस। हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट सीता बाद में, मेन वर्ब अपनी जगह पर ही, राइट मीन्स लिखना, ठीक है? और आपने ये भी पढ़ा है कि निगेटिव हो या इंट्रागेटिव हो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, यस 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 जैसा कुछ नहीं रहता है। बचा क्या? पत्र, यानी लेटर। तो डस सीता राइट लेटर। अब मान लो यही वाक्य इस तरह लिखा होता आपका कि सीता पत्र क्यों लिखती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो प्रश्नवाचक वाक्य है, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में है। तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखी जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाई। उसके बाद वही रूल कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और फिर जो बचा लेटर, ठीक? तो आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितनी भी हैं, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव में चाहे प्रश्नवाचक शब्द पहले हो या प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, उसका हम अनुवाद कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आई होप ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पूरी की पूरी ग्रामर हम आप लोगों के लिए करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।